towards chapter number 5, nuclear models. The first nuclear model was presented by Niels Bohr in 1937, called liquid drop model of the atomic nucleus. Why we call the nucleus of an atom as a liquid drop? It would mean that there is some similarity between a drop of liquid and atomic nucleus of an atom. What are those similarities, or what are those parameters in which Bohr compelled to call the nucleus of an atom as a liquid drop? After 2 years, in 1939, Bohr along with Weller gives a very beautiful explanation of nuclear fission on the basis of liquid drop model of atomic nucleus. So first of all, we define what is liquid drop of atomic nucleus. A model of atomic nucleus in which nucleus is considered to be like a spherical drop of liquid. Why they are called spherical drop of liquid? ये आगे उसको explain करता है. A model of atomic nucleus in which nucleus is considered to be like a spherical drop of liquid, and the nucleon inside the nucleus are just like the liquid particles in the liquid drop, and is called liquid drop model of nucleus. तो उसने क्यों कहा कि न्यूक्लियस लिक्विड ड्रॉप मॉडल है? तो फर्स्ट वो कह रहा है कि एक ऐसा एटॉमिक न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस को हम एज्यूम करते हैं, कंसिडर करते हैं कि इट इज जस्ट लाइक अ लिक्विड ड्रॉप. तो जिस तरह लिक्विड ड्रॉप के अंदर, वाटर ड्रॉप के अंदर स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, टाइनी वाटर जो है ड्रॉपलेट, वो उस लिक्विड ड्रॉप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. इसी तरह न्यूक्लियस अगर एक स्फेरिकल ड्रॉप है तो जो न्यूक्लियंस होंगे इसके अंदर वो जस्ट लाइक स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर, वो उस लिक्विड ड्रॉप, उस न्यूक्लियस के क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, जस्ट लाइक द बिग ड्रॉप ऑफ द लिक्विड जो है. तो ये तो एक डेफिनेशन, थोड़ी सी हमें एक रिजम्बलेंस मिल रही है, सिमिलरिटी मिल रही है कि न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप कह देना चाहिए. याद रखो ये एनालॉजी डेवलप कर रहा है, कुछ सिमिलरिटीज होंगी तब वो जाके एक हतमी राय कायम करेगा कि हम न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं. अब इसमें जो सिमिलरिटीज है वो बड़ी इंटरेस्टेड है, आपने बहुत सारी पढ़ी हुई भी हैं और कुछ आप जो है यहाँ देख लेंगे. लिक्विड ड्रॉप जो है इसकी शेप कैसी होती है? शेप ऑफ द लिक्विड ड्रॉप इज स्फेरिकल. व्हाई? बिकॉज ऑफ ड्यू टू सरफेस टेंशन इफेक्ट of surface molecules as well as interior small constituents of liquid that present inside the spherical drop. Liquid drop spherical है तो उसकी spherical shape किस वजह से है? surface tension effect की वजह से. अब surface tension effect क्या है कि sphere के अंदर जो small constituents होंगे liquid के, water की ले लो, वो और जो सरफेस वाले होंगे इनके दरमियान एक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है. ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस उसे क्या प्रोवाइड करती है? सरफेस टेंशन इफेक्ट प्रोवाइड करती है. यही सरफेस टेंशन इफेक्ट कह रहे हैं न्यूक्लियस के अंदर भी होता है. जो सरफेस में न्यूक्लियंस हैं उनको अट्रैक्ट करती हैं इनर न्यूक्लियंस. इनर न्यूक्लियन और सरफेस के न्यूक्लियन के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है, शॉर्ट रेंज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, वो उसको कंपेयर करती है या उसको प्रोवाइड करती है सरफेस टेंशन इफेक्ट. तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सिमिलरिटीज आ गई कि सरफेस टेंशन इफेक्ट काज करता है लिक्विड ड्रॉप को स्फेरिकल शेप में, और यहाँ पर न्यूक्लियर फोर्सेस की वजह से जो सरफेस टेंशन इफेक्ट है वो न्यूक्लियस को कंपेयर कर रहा है कि ये कौन सी शेप में रहे? स्फेरिकल शेप में रहे. फर्स्ट सिमिलरिटी. नेक्स्ट सिमिलरिटी, 4-5 सिमिलरिटीज हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं. Different nuclei decay by the emission of nucleon just like the evaporation of molecules from the liquid surface. जब न्यूक्लियस डिके होता है तो डिके होने के साथ क्या होते हैं? वो जो न्यूक्लियंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं न्यूक्लियस के, वो एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं ना. यानी ड्यूरिंग रेडियोएक्टिविटी emission of radiation from heavier element, heavier nucleus. जब न्यूक्लियस डिके होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, गैमा रे फोटॉन या पॉजिट्रॉन
या इलेक्ट्रॉन इमिशन होती है ना, इसी तरह जब एवेपोरेशन होती है लिक्विड की, वाटर की लेट्स सपोज, तो क्या होता है उस एवेपोरेशन के अंदर स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ दैट लिक्विड वो क्या कर रही होती हैं, एवेपोरेट हो रही होती हैं, डिके हो रही होती है दूसरे लफ्जों में। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिजम्बलेंस बोयर ने हमें दे दी कि जिस तरह न्यूक्लियस डिके होने के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स, अपने पार्टिकल्स को इमिट करता है, इसी तरह एवेपोरेशन ऑफ लिक्विड में क्या होता है कि स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हो रही होती हैं, वो इमिट हो रही होती हैं। ये भी एक डिकेइंग प्रोसेस है। थर्ड वन सिमिलरिटी, कि लिक्विड का जो ड्रॉप है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट है। Density of the liquid drop is constant and is independent of their mass number. उसके mass number पे independent है, just like constant density of nucleus which is independent of mass number A. कि nucleus की density जो है वो mass number capital A की independent है, इसी तरह liquid की density भी क्या है, constant है। एक और resemblance आ गई, चौथी resemblance forces की है कि in case of liquid drop a short range cohesive forces exist between them। कि लिक्विड ड्रॉप के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट के दरमियान कौन सी फोर्सेस होती है, शॉर्ट रेंज कोहेसिव फोर्सेस। ये अट्रैक्टिव इन नेचर होती है, बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं। तो इन केस ऑफ न्यूक्लियन a short range strong nuclear attractive force exists। तो वो फोर्स भी अट्रैक्टिव इन नेचर और ये फोर्स भी अट्रैक्टिव इन नेचर, वो भी शॉर्ट रेंज और ये भी शॉर्ट रेंज, ये रिजम्बलेंस भी आ गई। इसी तरह एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की रिजम्बलेंस है, सिमिलरिटी है कि न्यूक्लियर फिशन इज सिमिलर टू द डिवाइडिंग ऑफ बिग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इनटू टू स्मॉलर ड्रॉप्स। फिशन में क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट या सेपरेट होने के बाद इंटरमीडिएट या स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। इसी तरह एक बिगर ड्रॉप जो है, ठीक है, जब आप किसी प्रणाली से हैवी ड्रॉप को, बिगर ड्रॉप को नीचे गिराए तो जो ही वो नीचे आएगा अर्थ सरफेस पे, वो स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। दिस इज सिमिलर टू द न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। इसी तरह एक और है कि जब हम किसी न्यूक्लियस पे कोई पार्टिकल फार करते हैं तो वो न्यूक्लियस क्या करता है, उसको कैप्चर करता है। जब कैप्चर करता है तो हमें एक नया न्यूक्लियस मिलता है जिसे कहते हैं कंपाउंड न्यूक्लियस। When any incident particle is allowed to fall on the nucleus, it captures that incoming particle and as a result the formation of compound nucleus take place। तो यहाँ भी कहता है the formation of compound nucleus and absorption of incoming particle, bombarding particle is similar to the condensation of liquid drop। जिस तरह लिक्विड ड्रॉप की कंडेंसेशन होती है, इसी तरह फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड न्यूक्लियस भी होती है। तो इन सिमिलरिटीज की वजह से जो लिक्विड ड्रॉप और एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर कॉमन एग्जिस्ट करती थी, बोयर ने इस न्यूक्लियस को क्या नाम दिया, लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। अब इस लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस के दो तीन यूजेस हैं, जिनमें दो को हम इधर प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। एक तो ये है कि टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस, एक चीज, और दूसरी आती है एग्जैक्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। ये दो यूजेस समझने के लिए हमें गुजरना पड़ेगा सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला से, यानी बाय अप्लाई लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस अ सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला वर डेवलप्ड इन 1935 because of which we can determine either exact mass of the exact binding energy of the nucleus or atomic exact mass of the nucleus. So what is semi empirical mass formula? This formula was developed empirically. They have no experimental justification, क्योंकि एम्पेरिकल रिलेशन वही होता है जिसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके ना दिया जाए, जस्ट एक थ्योरेटिकली डिस्कशन है। तो ये थ्योरेटिकल फार्मूला डेवलप किया गया है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए और एग्जैक्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी आप जानते हैं चैप्टर 1 से और से देखें, किसकी इक्वल होती है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन।
साथ प्रोटॉन के मास के साथ मल्टीप्लाई होगा Z एटॉमिक नंबर, क्योंकि हर न्यूक्लियस में एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की तादाद क्या होती है, चेंज होती है, और न्यूट्रॉन डेंसिटी भी चेंज होती है। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन के साथ क्या आएगा, कैपिटल N, न्यूट्रॉन डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व मास ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, ये रिलेशन याद आ गया, दिस इज योर बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ से अगर मास ऑफ द न्यूक्लियस आप निकालना चाहें तो ये रिलेशन उधर जाके प्लस हो जाएगा। ये दो वैल्यू अपनी जगह पे है, Z M P। अब N को हम क्या लिखते हैं, A माइनस Z M N, और ये बाइंडिंग एनर्जी इधर आ जाएगी। दिस इज योर मेन इक्वेशन A। अब इस बाइंडिंग एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। इस सेमी इंपेरिकल मास फार्मूले में 5 फैक्टर्स जो है ना इन्वॉल्व होंगे। वो 5 कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होंगे, ये पांचों फैक्टर्स जो है न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी को बहुत बुरी तरह मुतासर करती हैं। इससे पहले आपने बाइंडिंग एनर्जी किसी और अप्रोच से स्टडी की थी, ग्राफिकली की थी, और वो डिफरेंस ऑफ मास कंसेप्ट से किया था, और आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन इक्वल टू डेल mc स्केल की थी। अब यहाँ पर हम ये टर्म्स यूज करेंगे, यानी अगर न्यूक्लियस स्फेरिकल है तो उसका कोई वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन क्या है बाइंडिंग एनर्जी में। अब उसकी सरफेस भी होगी, जैसे फुटबॉल स्फेरिकल शेप का है, उसका इनर वॉल्यूम है और सरफेस जो है, तो न्यूक्लियन अगर सरफेस पे आ जाते हैं तो सरफेस बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉनों के दरमियान तो रिपल्सिव फोर्स है, तो कूलम एनर्जी का कंट्रीब्यूशन क्या है। इसी तरह एक इफेक्ट है एसिमेट्रिक इफेक्ट, चौथे नंबर पे आएगा कि हर न्यूक्लियस में न्यूक्लियन की तादाद जरूरी नहीं है कि किसी जगह इवन हो, किसी जगह आड हो, बाज़ बात इवन आड होती है, बाज़ बात न्यूट्रॉन डेंसिटी प्रोटॉन डेंसिटी से ज़्यादा होती है। तो जो एसिमेट्रिक इफेक्ट है एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताएगा। और आखिर में लास्ट टर्म आएगी पेयरिंग इफेक्ट। पेयरिंग इफेक्ट में यानी मास नंबर, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, ये सारे इवन है, आड है, या इवन आड या आड इवन है, तो इसके लिए एक अलग रिलेशन आएगा। तो ये 5 फैक्टर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने में एक वाइटल रोल प्ले करती हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन, व्हाट इज वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी। वॉल्यूमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी भी इसे कहेंगे। अब आप देखेंगे, लेट्स सपोज कि न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू बॉयर के ख्याल के मुताबिक न्यूक्लियस क्या है, एक लिक्विड ड्रॉप है। तो दिस इज द लिक्विड ड्रॉप, तो इसका इनसाइड क्या होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो लेट इस वॉल्यूम के अंदर हम कोई 2 न्यूक्लियंस ले लेते हैं, कोई से 2 न्यूक्लियन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन, ये आपकी चॉइस है। लेट द एनर्जी रिलेटेड विद ईच न्यूक्लियन बॉन्ड हैज सम वैल्यू u। आप अगर 2 न्यूक्लियन लेते हो उनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, जस्ट लाइक लिक्विड ड्रॉप के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट के दरमियान जो बॉन्ड होता है, तो न्यूक्लियन के दरमियान, 2 न्यूक्लियन के दरमियान जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी को क्या नाम दे दिया, u। अब ये 2 के दरमियान है, न्यूक्लियन A और न्यूक्लियन B के दरमियान बॉन्ड आ गया u। तो उस बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्या है, u है। तो हर एक की एनर्जी क्या होगी, इंडिविजुअल u/2। ठीक है, ईच बॉन्ड एनर्जी इज शेयर्ड बाय u/2। अब हर इंडिविजुअल की एनर्जी आपके पास आ गई। अब न्यूक्लियस में न्यूक्लियन की तादाद तो बहुत ज्यादा है, तो हम वही स्टैंडर्ड मॉडल लेते हैं। न्यूक्लियर का मास नंबर फाइंड करते वक्त किसके साथ तशबीह दी गई थी, कार्बन 12 के साथ। तो लेट वी टेक स्टैंडर्ड मॉडल in which consider the nucleus of carbon 12 and carbon 12 contain 12 न्यूक्लियंस। तो आप ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड लेते हैं तो वो 16 न्यूक्लियंस हो जाएंगे, कोई और लेते हैं 20, 24, ये आप तक डिपेंड करता है। तो हम वो कार्बन वाला ले रहे हैं, तो अगर 12 न्यूक्लियंस है तो फिर टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 12 मल्टीप्लाई बाय हाफ u, हर एक की हाफ u, तो टोटल न्यूक्लियन 12 है, तो 12 into हाफ u 6u होगी। सो द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, वॉल्यूमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, ये टर्म 6u मल्टीप्लाई बाय a, क्योंकि a इज द टोटल मास नंबर, तो ये उसके साथ मास नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात ध्यान में आ गई, ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। तो अब 6u कांस्टेंट है, तो ev कांस्टेंट इनटू a, इस कांस्टेंट को av कहा गया है।
ये कांस्टेंट के साथ नीचे सबस्क्रिप्ट में V लिखा गया है, ये वॉल्यूमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी की वजह से है, आपको याद रखना आसान होगा। E के साथ में मैंने V लिख दिया, वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी यानी वॉल्यूम का कंट्रीब्यूशन क्या है, और A के साथ में नीचे लिख दिया। इस AV ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है 15.8 MeV। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसमें हमने वॉल्यूमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी का रिलेशन फाइंड कर लिया। याद रख लो हमने ये वैल्यू इक्वेशन ए के लिए निकाली है। तो ऐसे ही 4 रिजल्ट और आएंगे, सबका सम करेंगे, फिर इधर वैल्यू डालेंगे। तो नेक्स्ट टर्म आती है सरफेस बाइंडिंग एनर्जी। तो व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरफेस ऑफ द spherical nucleus as far as their binding energy is concerned? तो सरफेस, अब देखें, लेट्स सपोज ये हमने स्फेरिकल न्यूक्लियस एक बना लिया जिसका इनर कंट्रीब्यूशन वॉल्यूम का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो न्यूक्लियन सरफेस पे रेजाइड करते हैं, तो सरफेस पे जो न्यूक्लियन रेजाइड करते हैं, इसको यूं समझ लो फुटबॉल है, तो फुटबॉल की सरफेस पे छोटे छोटे न्यूक्लियंस पड़े हुए हैं। तो इनका कंट्रीब्यूशन बाइंडिंग एनर्जी में क्या होगा? तो सरफेस पे मौजूद न्यूक्लियंस की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो न्यूक्लियस के सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी। सरफेस एरिया लार्ज है या स्मॉल है। तो ES surface binding energy depends upon surface area of the nucleus, and we know that the nucleus is spherical shape. So what is the area of the sphere? 4 pi r square. So AS surface area of the sphere 4 pi r square, and we know that r क्या है? r naught 1/3, चैप्टर नंबर 1, वहां से ये रिलेशन है। तो ये r स्क्वायर की जगह ये वैल्यू डालें तो r naught square A2/3। तो so surface binding energy is proportional to AS। इस पर डिपेंड करती है। अब AS की ये वैल्यू इधर डाल दें, ES is proportional to 4 pi r naught square A2/3। अब प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करें तो कांस्टेंट C आता है, C into 4 pi r naught square A2/3, और आप जानते हैं कि 4 pi की कांस्टेंट है, r naught 1.7 फैक्टर 1.7 पर भी ये हमने कैलकुलेट किया था। ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, इसको AS नाम दे। जब इसको AS नाम दे दिया तो इस इक्वेशन में सरफेस बाइंडिंग एनर्जी AS कैपिटल A 2/3, we introduce negative sign because the surface contribution of the nucleon residing on the outer surface of the nucleus eventually decreases the resultant binding energy। क्योंकि सरफेस वाले न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी को इंक्रीज करने में यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, बल्कि क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। ये आपको मैंने पहले भी बताया, फिर बता देता हूं कि जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो न्यूक्लियंस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो न्यूक्लियन जो सरफेस में होंगे, सरफेस न्यूक्लियन और इनर न्यूक्लियन के दरमियान ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी या न्यूक्लियर फोर्सेस रिलेटिवली क्या होंगी? वीकर होंगी, वीक होंगी। तो जब ये वीक होंगी तो इस वजह से ये वाले न्यूक्लियन, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ये नेगेटिव साइन आपने इसलिए इंट्रोड्यूस किया है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू ये आ जाती है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट टर्म कूलम एनर्जी। अब कूलम एनर्जी ये है कि जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इन न्यूक्लियन में जो प्रोटॉन केमिस्ट्री है, प्रोटॉन के दरमियान क्या होता है? रिपल्सिव फोर्स, स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होती है ना, और जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो रिपल्शन के दौरान जो फोर्स इन्वॉल्व होती है वो डिस्प्लेस्ड होती है, तो कोई ना कोई एनर्जी। हमें अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस को एक छोटे से वॉल्यूम में पैक करना है, कहां से लाके, कहां से उठा के लाना है? तो लेट्स सपोज हमें इन्फिनिटी डिस्टेंस से इन न्यूक्लियंस को, न्यूक्लियन में हम प्रोटॉन का जिक्र कर रहे हैं, इन प्रोटॉनों को इन्फिनिटी डिस्टेंस से न्यूक्लियस के अंदर लाया, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ी। इस एनर्जी को या इस वर्क डन को क्या कहते हैं? कूलम एनर्जी कहते हैं। तो कूलम एनर्जी EC is the work done to bring Z protons. Why we call Z proton? Because with mass number density of proton change from nucleus to nucleus। C612 में 6 प्रोटॉन है, O816 में 8 प्रोटॉन है, सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन के अंदर इसी तरह डिफरेंट प्रोटॉन है, उसी तरह कैल्शियम के अंदर डिफरेंट प्रोटॉन्स हैं। तो EC कूलम एनर्जी इज द वर्क डन टू ब्रिंग Z प्रोटॉन टुगेदर फ्रॉम इन्फिनिटी इनटू ए वॉल्यूम इक्वल टू दैट ऑफ ए न्यूक्लियस।
किस वॉल्यूम के इक्वल टू दैट ऑफ न्यूक्लियस एंड इज प्रोपोर्शनल टू, अब ये इस टर्म के प्रोपोर्शनल है z into z minus 1। तो इस चीज को समझे कि z into z minus 1 क्यों है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ कार्बन 612। हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? 6 प्रोटॉन। अब 6 प्रोटॉन्स हैं, मैं फोर्स लेता हूं पांचवें और छठे प्रोटॉन के दरमियान, पांचवें और छठे के दरमियान 6 क्या है? z है, तो फिफ्थ क्या हो जाएगा? z minus 1। बात क्लियर होगी। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन में z क्या हो जाएगा? 8। तो 8 और 7वें के दरमियान क्या होगा? 8 minus 1। तो इस तरह ये वेरी करता जाएगा। तो एक फैक्टर आ गया कूलम एनर्जी के लिए z into z minus 1 और दूसरा फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r के। अब प्रोटॉन के दरमियान डिस्टेंस कम होगा तो कूलम एनर्जी ज्यादा होगा, वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा उनको सेपरेट करने में भी और उनको करीब लाने में भी, दोनों फैक्टर्स हैं। और अगर r ग्रेटर होगा तो आपको वर्क डन कम करना पड़ेगा। तो इसलिए कूलम एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टू फैक्टर्स z into z minus 1 and inversely proportional to r, distance between any two protons, where r is the distance between any two protons. So Coulomb energy may be proportional to z into z minus 1 और r की वैल्यू वही जो पीछे मैंने यहाँ यूज की थी, r नॉट a1/3 ये आ गई। अब एक कांस्टेंट यूज करें प्रोपोर्शनलिटी साइन रिमूव करें b, तो b by r नॉट z into z minus 1 a2/3, ये सारे कांस्टेंट को कहा गया है ac क्योंकि कूलम एनर्जी है ac। देखिए कांस्टेंट सारे a से चल रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी में ab, सरफेस एनर्जी में as और कूलम एनर्जी में ac। तो इसकी वैल्यू है 0.72 MeV। ये कैलकुलेटेड है, अच्छा ये बोर्ड ने कैलकुलेट की थी कि ये एनर्जी, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या आती है। इस तरह हमारे पास कूलम एनर्जी की वजह से जो टर्म आ रही है वो इक्वेशन 3 की फॉर्म में है, ये आपके सामने है। तो 3 कंट्रीब्यूशन हो गए। फिर मैं आपको वापस लेके जाता हूँ कि हमारी मंजिल क्या है, कि हमने क्या कैलकुलेट करना है टोटल बाइंडिंग एनर्जी एज फार एज न्यूक्लियस इज कंसिडर्ड टू बी ए लिक्विड ड्रॉप। अगर न्यूक्लियस को लिक्विड ड्रॉप हम मानते हैं तो जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस होगी वो 5 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूमेट्रिक, सरफेस, कूलम एनर्जी, asymmetric effect, wave effect. Now we move towards asymmetric effect. What is asymmetric effect? Asymmetric effect. इसे पढ़ा जाता है asymmetric effect. तो asymmetric effect से ये मुराद है कि excess number of neutron. How many excess number of neutrons present inside the nucleus? As we know that in case of even nuclei, let's suppose when we consider an example of even nuclei of light element. C612, proton 6, neutron 6. So excess number of neutron is 0. Excess number, how we can calculate excess number of neutron? Excess number of neutron कैसे calculate करेंगे? n minus z. देखें, सोडियम 1123 की एग्जांपल है, z equal to 3, प्रोटॉन की तादाद कितनी है? 11, न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है? 23 minus 11। मास नंबर्स में कॉमन नंबर माइनस करें तो 12। तो सोडियम के न्यूक्लियस में एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1 है ना, 1 है ना। तो ये 1 कैसे कैलकुलेट किया? n minus z। बात में आ गई। तो ये आ गया एक न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन डेंसिटी क्या है? एफिशिएंसी में है, एफिशिएंट है, एक्सेस है। तो जब आप हैवी एलिमेंट की तरफ जाते हैं, लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यूरानियम 92 235। तो यूरानियम 92 में प्रोटॉन्स कितने हैं? 92। न्यूट्रॉन कितने हैं? 235 minus 92 कितने? 143। अब 92 प्रोटॉन और 143 न्यूट्रॉन, तो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? 143 minus 92, तो ये कितना आ जाता है? 51। तो ये 51। तो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए ना। अब एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर न्यूक्लियंस, पर न्यूक्लियंस से मुराद है जितने न्यूट्रॉन ज्यादा है उसको टोटल मास नंबर पे डिवाइड कर रहे हैं। 51 न्यूट्रॉन ज्यादा थे ना, तो 51 आउट ऑफ कितने हैं? 235। तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन आउट ऑफ कितने हैं? 23। तो ये 23 मास नंबर है ना, तो इसलिए सेकंड टर्म्स क्या आ जाएगी कि एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें मिल गए n minus z। तो एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पर न्यूक्लियन
n minus z divided by a. So asymmetric effect की वजह से जो asymmetric binding energy है, asymmetric binding energy EA, it is proportional to n minus z and n minus z divided by a. तो n minus z into n minus z, n minus z का whole square, बीच में प्रोपोर्शनैलिटी साइन a स्मॉल a यूज होता है और डिवाइडेड बाय कैपिटल A. अब हम जानते हैं कि n क्या होता है, a माइनस z. मास नंबर में से चार्ज नंबर क्या करें, माइनस करें, तो ये n आ गया, तो n की जगह a माइनस z, तो एक z पहले का मौजूद है तो क्या हो जाएगा, a माइनस 2z. कंसंट्रेशन मेंटेन रखनी है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है लेकिन थोड़ा सा रह गया है. तो a कैपिटल A माइनस 2z होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a. दिस इज योर फाइनल asymmetric binding energy relation in terms of equation 4, where the constant, the value of the constant is 23.2 MeV. चौथी टर्म होगी. अब लास्ट टर्म, फाइनल टर्म, पेयरिंग इफेक्ट. पेयरिंग इफेक्ट ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर और मास नंबर ये इवन है तीनों, या इवन आड इवन है, या इवन आड आर इवन और इवन आर आड है. तो ये डायरेक्ट रिलेशन है. जिस तरह ये सारी टर्म्स हमने प्रूव की है ना, वॉल्यूमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, वॉल्यूम एनर्जी, एसिमेट्रिक एनर्जी. इसी तरह पेयरिंग एनर्जी है, ये एक और रिलेशन से प्रूव होके आती है. वो बड़ा लेंथी चौड़ा रिलेशन है, मैंने डायरेक्ट लिखा है और ये आपके सिलेबस में भी डायरेक्ट है. तो इसको आप जो है ना मेमोराइज कर लें कि पेयरिंग एनर्जी में इसका वो बता देता हूँ कि इसकी बेसिक फिजिक्स क्या है. कि पेयरिंग एनर्जी में AP माइनस AP कैपिटल A माइनस 3/4, ये जो AP टर्म है कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ माइनस साइन है, ये डिपेंड करते हैं कि न्यूक्लियॉन्स किस पेयर में मौजूद है. जिस तरह हम ये जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व किया जाता है तो पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फिर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर यूटिलाइज होते हैं अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस. हम कहते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर शेल है और शेल के अंदर सब शेल और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स. और अगर तमाम ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग फॉर्म में मौजूद हो, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो वो एटम क्या होता है, मोस्ट स्टेबल इन नेचर होता है. और पेयरिंग टर्म में मौजूद इलेक्ट्रॉनों को अगर आपने एस्केप आउट करना है, उस एटम को आयनाइज करना है, इलेक्ट्रॉनों को इजेक्ट करना है, तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा. यू हैव टू सप्लाई मोर एनर्जी एज कंपेयर टू नॉन पेयरिंग टर्म. जैसे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन जो पेयरिंग फॉर्म में नहीं है उसको रिमूव करना रिलेटिवली आसान होता है. बेस्ट फैमिलियर एग्जांपल सोडियम की है, सोडियम 1123. तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो आपको इल्म हो जाएगा. यही प्रोसीजर आप न्यूक्लियस के अंदर अडॉप्ट करते हैं. आप जरा गौर से देखें, AP डिपेंड कर रहा है A मास नंबर, चार्ज नंबर, न्यूट्रॉन नंबर. अगर A इवन है, Z भी इवन है, प्रोटॉन भी इवन है, न्यूट्रॉन भी इवन है. एग्जांपल कौन सी सामने रख लें, C612, O816. कार्बन के न्यूक्लियस में का मास नंबर क्या हो गया, 12 इवन, प्रोटॉन नंबर 6 इवन, न्यूट्रॉन नंबर इवन. तो इसकी मैग्नेटिक क्वाड्रुपल मोमेंट भी क्या आएगी, 0 आएगी. और ये उधर भी हमने पढ़ा था कि ये हमें क्या बताएगा, स्फेरिकल सिमेट्री. तो उस वक्त पेयरिंग टर्म जो है ना ये क्या आएगी, नेगेटिव, -11.2. इसके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है, नेगेटिव साइन, इसके दरमियान आपस में क्या है, बॉन्ड बना हुआ है, -11.2. तो अगर A आड आ जाता है, N714 नाइट्रोजन, Z इवन आर आड आता है, इवन आर आड. देखिए Z7 है ना, आड हो गया, ये इवन भी हो सकता है. N आड आर इवन, तो फिर न्यूट्रॉन नंबर 14 - 7 भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं. AP 0 होगा. और अगर मास नंबर इवन है, Z आड है और N आड है, ये दोनों आड है, इवन है, ये आप एग्जांपल लेके आप प्रूव करें तो फिर कोई ये कहता है कि AB की वैल्यू क्या होगी, +11.2. तो यहाँ पर ये टर्म जब आप यूज करोगे तो आपको जो न्यूक्लियस दिया जा रहा है उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास नंबर के मुताल्लिक जांच पड़ताल जांचना होगा कि ये इवन है, आड इवन है. तो ये आपकी इक्वेशन 5 पेयरिंग एक्सेस नंबर ऑफ पेयरिंग इफेक्ट है. पेयरिंग इफेक्ट की वजह से जो बाइंडिंग एनर्जी आ रही है.
अब टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगी? इन पांचों रिजल्ट्स को आपस में क्या करो, ऐड करो। द टोटल बाइंडिंग एनर्जी सम ऑफ ऑल द टर्म्स, कौन कौन सी? वॉल्यूमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी, सरफेस बाइंडिंग एनर्जी, कूलम, एसिमेट्रिक बाइंडिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। अब EV की वैल्यू इक्वेशन 1 में है, ES की वैल्यू 2 में है, EC की वैल्यू 3 में है, A की 4 में है, P की वैल्यू 5 में है। ये पांचों वैल्यूज डालें तो आपको टोटल बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। अब EV इक्वेशन 1 को देखिए क्या आ गया, AV कैपिटल A। ES क्या आ गया, इक्वेशन 2 को देखिए माइनस AS कैपिटल A 2/3। EC इक्वेशन 3 से वैल्यू डाल दी, EA इक्वेशन 4 से, EP इक्वेशन 5 से। तो दिस इज योर इक्वेशन 6। तो ये क्या बन गई, टोटल बाइंडिंग एनर्जी। अब ये बाइंडिंग एनर्जी किधर जाएगी? आपकी मंजिल क्या है? मैंने क्या कहा था, तो इक्वेशन ए में जाएगी। बात ध्यान में आ गई? तो बाइंडिंग एनर्जी तो आ गई। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस क्या है? तो मास नंबर पे क्या करें, इक्वेशन 6 को डिवाइड कर लें। तो जब डिवाइड करोगे ए पे तो ये ए से कैंसिल हो जाएगा, एक रिटर्न रह जाएगी ए बी। जब इधर डिवाइड करोगे तो ए ऊपर जाके 2/3 -1 तो a -1/3 रह जाएगा। a की पावर चेंज होती जाएगी a डिवाइड होने से। इसी तरह AC z into z -1 इसके साथ पावर एडजस्ट करें -4/3। इसी तरह फोर्थ टर्म a -2z और उसके उसी तरह तो नीचे भी a है, a स्क्वायर होगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा a -2। ठीक होगी? ये डिवाइड कर रहे हैं ना हम लोग, इधर a है सर तो a और आएगा तो a स्क्वायर। इसी तरह इसके नीचे डिवाइड होगा तो वो ऊपर जाके -7/4 हो जाएगा। दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आते हैं। तो अब सेमी इंपेरिकल मास फार्मूले का जो मैंने बताया था कि इसके दो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं, एक टोटल बाइंडिंग एनर्जी, ये आपके पास आ गई, और ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब इन दो रिलेशन को आप, जो आपका कन्वेंशनल प्रोसीजर है बाइंडिंग एनर्जी को कैलकुलेट करने का, पेपर में भी ये क्वेश्चन मैंने दिया था, उसके साथ कंपेयर करें तो रिजल्ट 100% ठीक आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो जो अप्रोच नहीं थी मास डिफिशिएंट अप्रोच, कि डिफरेंस ऑफ मास हम निकालते हैं, फिर उसके बाद आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन इक्वल टू डेल mc स्क्वायर लगाते हैं, वो भी तो है ना। और ये अप्रोच भी है, ये थोड़ी सी लेंथी है, बहुत ज्यादा इसमें मतलब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन रिजल्ट सारे क्या आते हैं सेम। दूसरा यूज सेमी इंपेरिकल मास फार्मूले का ये था, एग्जैक्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, एक्यूरेट मास। तो एक्यूरेट मास फाइंड करने से ये इक्वेशन 4 को यूज, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। तो देखिए ये लिखा हुआ है -v, ये जो टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाली है ना, अभी 5 टर्म्स आई है, इस इक्वेशन में टोटल बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू डालें, पीछे वाली टर्म इसी तरह रहेगी, -v है, पॉजिटिव टर्म माइनस हो जाएगी और नेगेटिव टर्म प्लस, तो एक लेंथी सा फार्मूला आएगा, वो फार्मूला आपका क्या कहलाएगा, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। तो यूजिंग इक्वेशन 6, the value of total binding energy from equation 6, इसको यूज करना है इक्वेशन नंबर ए से। तो इक्वेशन ए बिकम, इक्वेशन ए क्या बताएगी, एग्जैक्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस व्हिच इज योर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला। तो लेट्स स्टार्ट। तो इक्वेशन ए में एग्जैक्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस, फर्स्ट 3 टर्म्स उसी तरह रहेगी, zmp प्लस a minus zmn, a minus zmn। अब आप देखें -b, तो -b में पहली टर्म क्या है, -ab कैपिटल A, दूसरी टर्म -as a2/3 है, तो ये क्या हो जाएगी प्लस। इसी तरह तीसरी टर्म माइनस है, ये क्या हो जाएगी प्लस। इसी तरह चौथी टर्म माइनस है प्लस, और पांचवी टर्म माइनस है प्लस। अगर आप n, a, n और z की मतलब जानते हैं तो समटाइम ये प्लस होगी, समटाइम ये माइनस होगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि इवन है, इवन ऑड है। तो ये जो इक्वेशन है लेंथी से, दिस इज योर रिक्वायर्ड फाइनल relation of mass empirical formula which were developed by Bohr in 1935। तो कुछ एप्लीकेशंस में कल पढ़ूंगा इसकी, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला की एप्लीकेशन क्या है, दैट्स क्लोज।